हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम हमारा टॉपिक द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति के नेक्स्ट टॉपिक्स को कंटिन्यू रखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजिड बॉडी समझ ली थी, मतलब दृढ़ पिंड के बारे में समझ लिया था। द्रव्यमान केंद्र हमने डिस्कस किया था एन कणों के समूह के लिए, अगर एक्स अक्ष के सापेक्ष जो है वो द्रव्यमान निर्देशांक को हमने देखा था। किसी नियत आकार के पिंड के लिए अगर आपको द्रव्यमान केंद्र निकालना है तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, ये सूत्र हमने देखे थे। और कुछ यहाँ हमने फॉर्मूलाज देखे थे, और कुछ प्रत्येक प्रकार के पिंडों के लिए, जैसे चकती के लिए, एक ट्रायंगल के लिए, त्रिभुज के लिए, या फिर एक गोले के लिए द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा या फिर किस जगह आपको मिलेगा, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। आज के इस लेक्चर में हम आगे वाले टॉपिक को हमारे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्थानांतरीय गति, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे 2 मिनट बच्चों ना, स्थानांतरीय गति और रोटेशनल मोशन के बारे में हम आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो घूर्णन गति के बारे में हम बात करेंगे। देखो, स्थानांतरीय गति क्या होती है? स्थानांतरित गति वह गति होती है, हमने पढ़ लिया था वैसे ये, जहां तक मुझे याद है। तो वह पिंड या निकाय इस प्रकार गति करता है, उसके प्रत्येक कण एक निश्चित समय अंतराल में समान विस्थापित होते हैं, तो उस गति को हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। जैसे किसी पिंड के तल पर फिसलना, अगर कोई चीज यहाँ पर फिसल रही है, हम इस चीज को ऐसे एग्जाम्पल से देखेंगे कि अगर कोई चीज यहाँ पर फिसल रही है, तो ये मान लो इस सतह पर फिसल रही है, यहाँ पर कोई हमारा पिंड रखा हुआ है, इस पिंड के अंदर मान लो 2 कण है, ये कण 1 और ये कण 2। जब ये हमारा पिंड फिसलता फिसलता यहाँ हो जाएगा, आ जाएगा, तब क्या होगा? तब इस पिंड में मौजूद प्रत्येक कण का जो विस्थापन है वो बराबर रहेगा, समान समय अंतराल में उनके बीच जो विस्थापन है वो समान रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बोल रही हूं कि अगर ये मेरा पिंड जो है v वेग से इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस पिंड में मौजूद प्रत्येक कण क्या करेगा? v वेग से ही, दोनों के दोनों v वेग से ही गति करेंगे। तो जब दोनों का वेग ही v रहेगा, तो समान समय अंतराल में इन दोनों के बीच का जो विस्थापन है वह भी बराबर रहेगा। दूसरी चीज क्या है? यदि कोई पिंड अथवा निकाय किसी स्थिर अक्ष, मतलब किसी एक स्थिर एक्सिस के अलोंग, किसी एक स्थिर अक्ष के परित घूर्णन गति करता है, तो वह इस प्रकार गति करेगा कि उसके सभी कण वृत्तीय पथों पर चलते हैं, ताकि एक निश्चित समय अंतराल में प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन समान हो। अब भाई देखो, यहाँ पर ये जो कण है, यहाँ पर जो हमारी चकती है, इस प्रकार की गति कर रही है। जब ये चकती हमारी इस प्रकार की गति कर रही है, तो कोई भी एक कण हम मान लेते हैं, चलो 2 कण मान लेते हैं, क्योंकि उसने 2 की बात करी है। यहाँ पर कोई मेरा एक कण मौजूद होगा, यहाँ मेरा कोई दूसरा कण मौजूद होगा, है ना। यहाँ मेरा कोई एक कण मौजूद होगा, यहाँ मेरा कोई दूसरा कण मौजूद होगा। ये दोनों क्या है? अब दोनों क्योंकि एक ही चकती पर हैं, तो दोनों का जो वेग है वो एक समान होगा। अब दोनों जो है घूमते घूमते कहाँ आ गए हैं? ये कण कुछ देर बाद में यहाँ आ गया है, और ये दूसरा कण कुछ देर बाद में यहाँ आ गया है। दोनों के अक्ष को अगर हम मिलाएं इस तरीके से, यहाँ पर हम इनकी अक्ष को मिलाते हैं इस तरीके से, तो इस कण के लिए जो विस्थापन है वो कितना हुआ है? थीटा। और इस कण के लिए भी जो विस्थापन है फिर कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। मतलब अगर कोई पिंड हमारा घूर्णन गति कर रहा है, तो घूर्णन गति करते समय उस पिंड के अंदर जो भी कण या फिर कणों का निकाय मौजूद है, उन कणों के निकाय के बीच जो प्रत्येक कण मौजूद है, उन कणों के मध्य जो कोणीय विस्थापन है वो समान समय अंतराल में समान ही होने चाहिए। मतलब अगर टी टाइम में कण 1 का, मान लो ये कण 1 है और ये कण 2 है, कण 1 का विस्थापन थीटा कोण से हुआ है, तो उसी समय अंतराल में कण 2 का जो विस्थापन है या फिर कोणीय विस्थापन बोल लो, तो वो भी थीटा कोण से ही होगा। भाई जब हम स्थानांतरीय गति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्थानांतरीय विस्थापन एक समान होगा 2 कणों के मध्य, और जब हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं तो कोणीय विस्थापन दोनों कणों का समान होगा, समान समय अंतराल में।
आगे हम देखते हैं, देखो आपने स्थानांतरित गति को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो हमें स्थानांतरित गति से घूर्णन गति के अंदर कन्वर्ट करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमने देखा है कि विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, स्थानांतरित गति के अंदर हम विस्थापन को क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम थोड़ा बोर्ड को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर स्थानांतरित गति में हम विस्थापन को क्या लिखेंगे, विस्थापन को हम लिखते हैं एस से, है ना। और वही घूर्णन गति में जो विस्थापन है वो कैसा हो जाता है, कोणीय विस्थापन हो जाता है, क्योंकि गति जो है अब घूर्णन गति कर रही है। तो स्थानांतरित गति में जो विस्थापन हम एस से दर्शाते हैं, घूर्णीय गति के अंदर वही जो हमारा विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन में परिवर्तित हो जाता है और हम उसे थीटा से दिखाते हैं। स्थानांतरित गति के अंदर जो हमारा वेग है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे हम u तथा v से प्रदर्शित करते हैं, u तथा v से प्रदर्शित कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोणीय वेग हो जाता है वो, और उसको हम ओमेगा 1 या फिर ओमेगा नॉट बोल लो और ओमेगा से प्रदर्शित कर देते हैं। ओमेगा नॉट भी लिख सकते हो आप, ओमेगा 1 भी लिख सकते हो, ओमेगा 2 भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। वैसे आप ओमेगा से ही उसको प्रदर्शित कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपको ओमेगा 1 भी लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं कहीं पर आपको ओमेगा नॉट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको ओमेगा 1 और इसको ओमेगा 2 मान लेते हैं। ओमेगा 1 का मतलब ये हमारी प्रारंभिक वेग और ओमेगा 2 हमारा मतलब अंतिम वेग। इसी तरीके से जो त्वरण है, त्वरण को हम स्थानांतरित गति के अंदर ए से प्रदर्शित करते हैं और वही त्वरण को हम किसमें, घूर्णी गति के अंदर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो बल है हमारा स्थानांतरित गति के अंदर जो बल है उसे हम F से दिखाते हैं और घूर्णन गति के अंदर जो बल हमारा लगता है उसे हम टाउ से दिखाते हैं। हालांकि इनके रिलेशंस को हम पढ़ेंगे आगे जाकर के कि किस प्रकार ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे आगे। और हमारी स्थानांतरित गति के अंदर जो भूमिका हमारे बल की जो भूमिका हमारे द्रव्यमान की होती है, स्थानांतरित गति के अंदर हमारी जो भूमिका द्रव्यमान की होती है, स्थानांतरित गति के अंदर हम द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो वही भूमिका घूर्णन गति के अंदर बलागुण की होती है जिसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट रखना है, बाकी फॉर्मूला एकदम सही रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बलागुण बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं और इसको हम टाउ बोलते हैं, टॉर्क भी बोला जाता है। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप बोल सकते हो। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे जो हमने देख लिया है। संवेग भी आप लिख लो कि जो नॉर्मली हमारी स्थानांतरित गति होती है उसके अंदर हम संवेग को P से दर्शाते हैं और जो हमारी घूर्णन गति होती है उसके अंदर हम इसे L से दर्शाते हैं। तो स्थानांतरित गति में जो संवेग को हम P से लिख रहे हैं, घूर्णन गति में हम उसी को किससे लिखेंगे, उसी को हम यहाँ पर L से लिखेंगे। अब कन्वर्जन कर लें, फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम इनका। तो चलो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, और शायद हमारे पास में लिखा हुआ एक बार हम देख लेते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप लोग एज इट इज उसे कॉपी कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर स्थानांतरित तथा घूर्णन गति के तुलना, यहाँ पर स्थानांतरित गति के अंदर जो हमारे टर्म, जो शब्दावली इस्तेमाल होती है वो यहाँ लिखी है और घूर्णन गति में हमें क्या इस्तेमाल करना है वो यहाँ लिखा हुआ और उनका सूत्र भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्थानांतरित गति में हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान कह लो या जड़त्व बोल लो, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जड़त्व या फिर द्रव्यमान है उसको हम स्थानांतरित गति के अंदर, भाई किसी भी वस्तु का जड़त्व क्या होता है, उसके द्रव्यमान से ही तो आप बताते हो कि किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है उसके द्रव्यमान से आप उसको मेजर कर सकते हो, उसके द्रव्यमान से आप उसको माप सकते हो। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर बहुत ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी बहुत ज्यादा होता है, तो किसी भी वस्तु के जड़त्व को आप उसके द्रव्यमान से बताते हो। तो जो भूमिका स्थानांतरित गति में द्रव्यमान की होती है, जड़त्वीय द्रव्यमान हम जिसको बोलते हैं, वही भूमिका घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की होती है। अब यहाँ पर हम इसे I से प्रदर्शित कर देते हैं और I बराबर m
इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी उस वस्तु की, क्योंकि घूर्णन गति कर रही है तो वो कण जहां पर भी मौजूद है केंद्र से उस कण की दूरी को हम आर से प्रदर्शित कर देंगे। विस्थापन को आप एस व आर दोनों से प्रदर्शित कर सकते हो, तो कोणीय विस्थापन को आप थीटा से प्रदर्शित कर दोगे। उसी प्रकार से रैखिक वेग को हम v से प्रदर्शित कर सकते हैं, और v को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन का अवकलन कर दो आप, तो ds बटा dt या फिर dr बटा dt लिख सकते हो। तो कोणीय विस्थापन में क्या कर दोगे आप, सॉरी कोणीय वेग में आप क्या कर दोगे, कोणीय विस्थापन का आप अवकलन कर दो। कोणीय वेग का अवकलन कर दोगे तो आपको कोणीय विस्थापन का आप अवकलन कर दोगे तो आपको कोणीय वेग मिल जाएगा। क्या बोला है मैंने कि कोणीय विस्थापन का, अगर आप विस्थापन का अवकलन करते हो तो वेग मिलता है ना, तो कोणीय विस्थापन का अवकलन कर दोगे तो आपको कोणीय वेग मिल जाएगा। उसी प्रकार रैखिक त्वरण क्या होता है, रैखिक त्वरण होता है ए को हम dv बटा dt भी लिख सकते हैं, या फिर आप रेखीय विस्थापन का 2 बार अवकलन कर दो तो भी आपको क्या मिल जाता है, त्वरण मिल जाता है। उसी प्रकार कोणीय त्वरण को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अल्फा लिखोगे, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं कोणीय त्वरण को, और आप कोणीय वेग का 1 बार अवकलन करोगे तो आपको त्वरण मिल जाएगा, या फिर कोणीय विस्थापन का 2 बार अवकलन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोणीय त्वरण यहाँ पर मिल जाएगा। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, मतलब अलग से कुछ याद नहीं करना, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है, आपको सिर्फ वैल्यू उठा करके रख देनी है। रेखीय संवेग क्या होता है हमारे पास में, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग। उसी प्रकार से जो कोणीय संवेग है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो देखो m की जगह हमने क्या रखा था, m की जगह हम i रखेंगे, है ना, कन्वर्ट करने के लिए, और वेग की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा रखेंगे, और तो कोणीय संवेग के लिए हम क्या लिख देंगे, i इंटू ओमेगा। सिंपल, कुछ नया याद नहीं करना है। और अगर आप किसी भी वस्तु की संवेग और काइनेटिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा के अंदर रिलेशन देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, P बराबर √2m ई के। उसी प्रकार से क्या होता है, मास इंटू द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना, उसी प्रकार आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर I हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे बल। बल बराबर क्या होता है, F बराबर m है, तो m को I लिख दोगे और a को अल्फा लिख दोगे, तो और F को क्या लिख दोगे, टॉर्क लिख दोगे, तो टॉर्क बराबर I इंटू अल्फा, ये आपका बलागुण हो गया है। या फिर आप संवेग का अगर आप अवकलन करते हो, हमने क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या पढ़ा है, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा है कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, तो बल बराबर संवेग में परिवर्तन की दर को ही आप क्या बोल रहे हो, बल बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप बल आघूर्ण को क्या बोल सकते हो, बल आघूर्ण को आप बोल सकते हो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बराबर, यहाँ पर आपका बलागुण हो जाएगा। इसको हम बलागुण, हम इस टॉर्क को बोलते हैं। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेंगे बच्चों, ये होता है हमारा बल आघूर्ण, ये होता है हमारा बलागुण। इसको हम जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं, जड़त्वीय आघूर्ण या फिर जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाएगा हमारा जड़त्व आघूर्ण, और ये तो हमारा क्या है, कोणीय संवेग। ये हमारा कोणीय संवेग। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हमारी। यहाँ पर थे ना हम, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, या फिर बहुत छोटे बल से जो बहुत छोटा विस्थापन हुआ है उसका आप समाकलन कर दो तो आपको कार्य मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर कार्य निकालना है घूर्णन गति के लिए तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर F की जगह टाउ रख दोगे और S की जगह क्या रख दोगे, S मतलब विस्थापन, तो यहाँ पर कोणीय विस्थापन रख दोगे, थीटा रख दोगे। इसी प्रकार से हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु के अंदर हुए गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर m की जगह क्या लिख दूंगी मैं, m की जगह यहाँ लिख दूंगी I, और v2 की जगह क्या लिख दूंगी, ओमेगा 2, और v1 की जगह क्या लिख दूंगी, ओमेगा 1, कोणीय वेग। बस
और फिर रेखिक आवेग क्या होता है, इंपल्स के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स इनटू समय, बल इनटू समय क्या होता है हमारा, रेखिक आवेग होता है। इसी तरीके से कोणीय आवेग क्या हो जाएगा भाई, एफ की जगह आप रख दोगे टाउ और dt समय की जगह समय ही रहेगा, तो आपका यहाँ पर ये कोणीय संवेग के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे जो हमें याद रखने, क्योंकि इससे सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन बनता है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर हमने पढ़ा था, कार्य करने की दर को हम शक्ति बोलते हैं। तो W की जगह क्या रख दोगे, W रखोगे, T की जगह आप क्या रख दोगे, T रखोगे। फर्दर आपको पता होना चाहिए कि W कोणीय कार्य हम कैसे निकालते हैं, तो वो वैल्यू रिप्लेस करके आ जाएगा। इसी तरीके से P बराबर F इंटू V भी पढ़ा था हमने, तो यहाँ पर F की जगह क्या रख दूंगी मैं, टाउ, और वेग की जगह कोणीय वेग ओमेगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है, E के बराबर हाफ mv स्क्वायर, M की जगह I रख दूंगी और V की जगह ओमेगा रख दूंगी, ये I है। इसी प्रकार E के बराबर p स्क्वायर बटा 2m, तो यहाँ पर पावर की जगह आपका जो संवेग की जगह आप क्या रख दोगे, संवेग की जगह आप कोणीय संवेग रख दोगे और द्रव्यमान की जगह आप जड़त्व आघूर्ण रख दोगे। सिर्फ रिप्लेस करना है, बाकी सेम है। अब हमने रैखिक गति के कुछ समीकरण पढ़े थे। न्यूटन के गति के समीकरण क्या था, प्रथम नियम क्या है, जब बाह्य बल 0 है तो हमारा v नियत रहता है, और द्वितीय नियम क्या था कि किसी भी वस्तु के अंदर किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो है, किसी भी वस्तु के अंदर संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो उस पर लागू किए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम रिप्लेस कर देंगे कि भाई जब टॉर्क बराबर 0 है, मतलब आपने कोणीय बल आघूर्ण नहीं लगाया है, और जो वेग है अगर नियत वेग से चल रही है कोई वस्तु, तो मतलब उसके ऊपर बाह्य बल जो है वो 0 है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था ना जड़त्व का नियम, जिसे भी बोलते हैं कि कोई वस्तु जो है अपनी अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे उसमें, और अगर वह वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो वो एक समान वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई भी बाह्य बल लागू नहीं करते हैं। तो आप बोल सकते हो ना कि ओमेगा नियत है, अगर 0 होगा तो 0 ही रह जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकंड होगा तो 1 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा जब तक आप कोई भी बाह्य बल उस पर लागू नहीं करोगे। सेकंड जो है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर कितना होता है, बाह्य बल जितना आपने लगाया उसके बराबर होता है। तो F की जगह टाउ लगा देंगे, P की जगह L और टाइम की जगह टाइम ही। तो F इज इक्वल्स टू ma भी होता है, तो हम क्या लिख देंगे, टाउ बराबर I इंटू एल्फा। आगे देखेंगे तृतीय नियम क्या है कि किस एक्शन रिएक्शन फोर्स है, क्रिया प्रतिक्रिया, हम इसको क्रिया प्रतिक्रिया से भी बताते हैं कि किसी वस्तु पर अगर आप क्रिया करते हो तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर वापस प्रतिक्रिया दिखाएगी। तो यहाँ पर पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया जाना वाला बल जो है वो दूसरी वस्तु से पहली वस्तु पर लगाए जाने बल के बराबर ही होगा तथा विपरीत दिशा में होगा। तो F को हमने सिर्फ यहाँ पर टाउ से विस्थापित कर दिया है, रिप्लेस हमने यहाँ पर कर दिया है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया था जब इसका एनडी के लेक्चर का हमने फर्स्ट सेक्शन को स्टार्ट किया था तब। तो Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। तो u की जगह हम ओमेगा नॉट, मैंने बोला ना कहीं पर नॉट भी लिखा हुआ हो सकता है, कहीं भी 1 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा nवें सेकंड के अंदर, तो u की जगह ओमेगा हो जाएगा हाफ a की जगह एल्फा और 2n माइनस 1 एज इट इज। गति के रैखिक समीकरण के लिए v इज इक्वल टू u प्लस at, तो हम क्या लिख लेंगे, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस हाफ एल्फा टी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 प्लस हाफ एल्फा टी। इच्छा है किसी की, वो ओमेगा नॉट या ओमेगा से शो करना चाहता है या ओमेगा 1 या ओमेगा 2 से शो करना चाहता है, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर विस्थापन थीटा हो जाएगा ओमेगा 1 टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा 2 का स्क्वायर बराबर ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। बस सिंपल, इनको आपको कन्वर्ट करके निकाल देना है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है कि जो भूमिका स्थानांतरीय गति के अंदर बल की होती है वही भूमिका कोणीय गति के अंदर, कोणीय नहीं, रोटेशनल मोशन के अंदर किसकी होगी, जड़त्व आघूर्ण की होगी। किसी वस्तु का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष
भाई घूर्णन अक्ष है ना, जैसे यहाँ पर मान लो कि मैं इधर पंखा लगा दूं तो वो पंखा ऐसे रोटेट करेगा ना, ऐसे पंखा जो है वो घूमेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, इसकी, ये इसका क्या हो जाएगा, इसकी अक्ष हो जाएगी। तो किसी भी वस्तु का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के द्रव्यमान व घूर्णन अक्ष से अर्थात जड़त्व घूर्णन अक्ष की वस्तु की दूरी वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि ये मेरा जो है ये घूर्णन अक्ष है और इस वस्तु के अक्ष के परित, इस वस्तु के अक्ष के परित कोई वस्तु जो है वो गति कर रही है। मान लो इस तरीके से कोई वस्तु हमारी गति कर रही है, इस तरीके से बना दूं, है ना, और इसको हम डिलीट हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई कण जो है वो यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये हमारी घूर्णन अक्ष है, इसको हम 0 मान लेंगे। घूर्णन अक्ष से इस कण की दूरी कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कण का हमारा जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इस कण का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा इस कण का द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान और इस कण की घूर्णन अक्ष से दूरी के वर्ग के बराबर। तो किसी भी वस्तु का अगर आपको जड़त्व, अगर किसी भी वस्तु का अगर आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो आप क्या करोगे, उस कण का अक्ष से जो दूरी है, अक्ष से जो दूरी है उसके वर्ग को आप उस कण के द्रव्यमान से गुणा कर दोगे तो उस कण का आपको जड़त्व आघूर्ण मिल जाएगा। यही लिखा है, किसी वस्तु का उसके घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण उस वस्तु के द्रव्यमान m व घूर्णन अक्ष से वस्तु की दूरी के वर्ग मतलब आर स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, I बराबर mr स्क्वायर। यदि कोई वस्तु बहुत सारे कणों के मिलकर के बनी हो, यहाँ पर तो मैंने एक ही कण की बात करी है, यदि कोई वस्तु बहुत सारे कण के मिलकर के बनी हो तो हर वस्तु का जो द्रव्यमान है क्या हो जाएगा, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, तीसरी वस्तु का द्रव्यमान m3। इसी प्रकार जो प्रत्येक वस्तु है उसकी अपनी घूर्णन अक्ष के परित जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, r1, r2, R3। तो उन सब का अलग अलग जड़त्व आघूर्ण निकाल करके हम उनका जोड़ देंगे और जोड़ने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है, जोड़, कुल। जहां पर ये जो हमारी वैल्यू है ये कहां तक जा रही है, ये n तक जा रही है, n कणों के लिए इसको हमने लिख दिया है। ठीक, तो यहां पर हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो ये हमारा जो मान है वो 1 से शुरू होकर के n तक जा रहा है और यहाँ पर आपको सिग्मा लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास में I बराबर सिग्मा m1 r1 का, यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, यहाँ 2 आएगा, है ना, 3 नहीं आएगा। तो ये सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी, पर पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे। घूर्णन त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर इसको जायरेशन भी बोलता है, कोई गायरेशन भी बोलता है, आपको जो अच्छा लगे वो याद करो। वैसे हम हिंदी मीडियम वाले घूर्णन त्रिज्या में खुश हैं। तो देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको एक थोड़ा आराम से समझना है ना, क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो इसको। यहां पर हमारे पास में कोई वस्तु है ना, और ये जो पूरी वस्तु है इसका द्रव्यमान क्या है, m है। ठीक है ना, मान लो कोई कण है और ये जो कण है ये इस अक्ष के परित घूर्णन गति कर रहा है। मैं कण के लिए मान लेती हूँ, चलो बॉडी के लिए ही मान लेती हूँ, पूरी बॉडी मान लो। अभी हम सिर्फ यहाँ पर सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं, अभी आप अपनी तरफ से फॉर्मूला मत लगाना, मानने की बात कर रही हूँ मैं, है ना, कि इस पूरी चकती का जो द्रव्यमान है m है और यहाँ पर इस पूरी चकती का जो बल आघूर्ण है वो कितना है, इस पूरी चकती का जो बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर है। इस पूरी चकती का जो द्रव्यमान है कितना है, पूरी चकती का जो द्रव्यमान है वो हमारा है m। तो इस चकती का जो बल आघूर्ण है वो हम क्या ले लेंगे, mr स्क्वायर ले लेंगे। या फिर आप डायरेक्ट इसका सूत्र याद कर लो, मैं आपको बता देती हूँ। एक चकती का जो बल आघूर्ण होता है उसका सूत्र आप याद कर लो कि मान लो इस चकती का जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या है, m है, और इस चकती की जो त्रिज्या है वो क्या है, r है। तो किसी भी चकती का जो बल आघूर्ण होगा, किसी भी चकती का जो बल आघूर्ण होगा वो किसके बराबर होगा, mr स्क्वायर बटा 2 के बराबर है। सूत्र है, याद रख लो कि एक चकती का बल आघूर्ण क्या है,
सॉरी, चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या है? इस चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? चकती का जड़त्व आघूर्ण होगा I बराबर mr² बटा 2। ठीक, अब इस चकती का पूरा द्रव्यमान m है। मान लो इस चकती का जो पूरा द्रव्यमान m है, मैं उसको एक कण में परिवर्तित कर लूं, मतलब इस पूरे के पूरे चकती से, इस पूरे के पूरी चकती का जो द्रव्यमान m है, मैं उसको छोटा करके एक छोटा सा कण बना लूं, है ना। अब इस कण का द्रव्यमान भी क्या है? m है, क्योंकि पूरी की पूरी चकती को अपन मान रहे पेपर है, पेपर ऐसा मेरे पास में मान लो कि ये पेपर है ना। इस पेपर को अगर मैं इकट्ठा करके गोला बना लूंगी तो इस पूरे पेपर का द्रव्यमान भी m रहेगा और उस पूरे पेपर का द्रव्यमान भी क्या रहेगा? m ही रहेगा, है ना। तो इस पूरी चकती का जो द्रव्यमान है, मैंने छोटा करके कण वाले कण के सापेक्ष उसको छोटा कर लिया है, उसको मैंने एक कण में परिवर्तित कर लिया और उस कण का द्रव्यमान भी कितना है? m है। अब मुझे इस कण की, इस m द्रव्यमान वाले कण की, इस m द्रव्यमान वाले कण की अक्ष के सापेक्ष, इस m द्रव्यमान वाले कण की अक्ष के सापेक्ष वह दूरी निकालनी है, अक्ष के सापेक्ष वह दूरी निकालनी है जिसके लिए इस कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वह इस चकती के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही रहे। क्या बोला है मैंने मैम? समझ में नहीं आया, वापस बताओ। अच्छा ठीक है, वापस बताती हूँ। यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एक m द्रव्यमान की चकती है जिसका जड़त्व आघूर्ण कितना है? I बराबर mr² बटा 2। अब इस चकती का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, मैं उसको कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से एक छोटे से कण में परिवर्तित कर देती हूँ। इसी अक्ष के सापेक्ष इस m द्रव्यमान वाले कण को मैं कहाँ रखूं? इस m द्रव्यमान वाले कण को मैं कहाँ रखूं कि किस जगह पर रखूं? मैं यहाँ रखूं या इस त्रिज्या पर रखूं या इस त्रिज्या पर रखूं कि अभी भी जो इस m द्रव्यमान वाले कण का जड़त्व आघूर्ण है वो इस चकती के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही आए। समझ में आया कि इस पूरी चकती के द्रव्यमान को मैंने छोटा करके कण में बना लिया है। अब उस कण को मैं इसी अक्ष के सापेक्ष कहाँ रखूं कि इसका जड़त्व आघूर्ण, इस कण का जड़त्व आघूर्ण चकती के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही आए। अब मान लो कि मुझे कोई k दूरी पर, दूरी पर कोई ऐसी स्थिति मिल जाती है जहां पर उस m द्रव्यमान वाले, और m द्रव्यमान किसके बराबर है? चकती के द्रव्यमान के ही बराबर है। उस m द्रव्यमान वाले कण को रखने पर मुझे उस कण का और उस चकती का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बराबर मिलता है। तो वह अक्ष से जो दूरी होगी ना उस कण की जो वह दूरी होगी ना अक्ष से, जो मैंने ढूंढी है कि कहाँ रखूं कि चकती और कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बराबर हो जाए, तो उसी दूरी को मैं घूर्णन त्रिज्या बोलूंगी। उसी को मैं घूर्णन त्रिज्या बोलूंगी। ठीक है, सिंपल। ऐसे बिल्कुल इजीली याद रखना है कि बड़ा सा द्रव्यमान m द्रव्यमान का कोई मेरे पास में पिंड था, उस पूरे m द्रव्यमान वाले पिंड के को अगर हम कोई ऐसा पॉइंट ढूंढ ले जहां पर उस पिंड का जो द्रव्यमान है वो किसी एक कण पर हो, तो उस कण की उस अक्ष से जो दूरी होगी, मतलब वो जो कण है उसके लिए स्थिति क्या है? उस कण पर जो जड़त्व आघूर्ण है, संपूर्ण जो जड़त्व आघूर्ण है वो पूरे पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही होना चाहिए। तो उस कण की जो अक्ष से जो दूरी होगी वही आपकी घूर्णन त्रिज्या कहलाएगी। अब देखो, यह घूर्णन अक्ष से नापी गई वह लंबवत दूरी है, मतलब हमेशा अक्ष से क्या होगी? ये अक्ष से लंबवत होगी, जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। मान लो कि इसका पूरी अक्ष का जो इस चकती का पूरा जो द्रव्यमान है, या फिर आप मान लो चकती नहीं, हम वलय मान लेते हैं ना, रिंग भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है कुछ भी मान लो, या फिर आप पूरा का पूरा गोला ही मान लो, है ना। आप एक सॉलिड स्फीयर मान लो, एक पूरा का पूरा गोला मान लो, खोखला गोला, कि मेरे पास में क्या है? एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है?
r है और इसका जो द्रव्यमान है m है, तो इस r द्रव्यमान वाले खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना होगा? इस खोखले गोले का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बराबर होगा 2/3 mr² के। अब इस पूरे के पूरे खोखले गोले का संपूर्ण द्रव्यमान जहां केंद्रित होगा, है ना, मतलब इस पूरे के पूरे खोखले गोले में हमें वह बिंदु ढूंढना है जिस बिंदु पर इस पूरे के पूरे गोले का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, और दूसरा उस बिंदु का जो जड़त्व आघूर्ण है अक्ष के सापेक्ष वो इस खोखले गोले के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही हो। अब मान लो कि वो जो बिंदु है वो k दूरी पर स्थित होगा, तो यहाँ पर फिर उस बिंदु का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा? उस बिंदु का जो जड़त्व आघूर्ण है वो हो जाएगा mk²। बस सिंपल। ऐसे आपको सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ याद रखनी होगी। अच्छा, यहाँ पर हमने उसको एक कण पर केंद्रित कर दिया है, तो ये गलती हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या बोल दिया है कि संपूर्ण गोले का जो द्रव्यमान है वो किसी एक कण पर केंद्रित है। तो किसी कण का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए तो हम क्या सूत्र लगाते हैं? m इंटू उस कण की अक्ष के सापेक्ष दूरी, तो k दूरी पर होगा तो mk² हो जाएगा। अब मैं पूछ रही हूं कि वो दूरी क्या है, वो जगह कहाँ है, वो कण कहाँ स्थित है अक्ष के सापेक्ष, जिस अक्ष पर इस पूरे के पूरे गोले का द्रव्यमान केंद्रित है, और उस कण का जो जड़त्व आघूर्ण है वो इस गोले के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही है। तो मुझे पता है कि जो दोनों का जड़त्व आघूर्ण बराबर ही है, तो इसको और इसको मैं बराबर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगी? 2/3 mr² बराबर mk²। काट दो, है ना। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको k का मान क्या मिलेगा? यहां से आपको k का मान मिल जाएगा √2/3 r। इस पॉइंट पर आपको इस खोखले गोले का वो पॉइंट मिल जाएगा, वो बिंदु मिल जाएगा जिस बिंदु पर इस दूरी पर, अक्ष से इस दूरी पर, इस गोले का, इस खोखले गोले का आपको वह कण मिल जाएगा जिस कण पर इस खोखले गोले का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, और उस कण का जो जड़त्व आघूर्ण है संपूर्ण खोखले गोले के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। अब जड़त्व आघूर्ण संबंधी दो प्रमेय हैं जो हमें याद रखनी है। देखो, डेरिवेशन पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। हम 11th का एग्जाम तो दे नहीं रहे हैं, हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। सीधा फॉर्मूले पर आएंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है। जड़त्व आघूर्ण के संबंध में दो महत्वपूर्ण प्रमेय हैं जिसकी सहायता से किसी अक्ष के परिध, मतलब किसी अक्ष के अलोंग किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया जा सकता है यदि किसी अन्य अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो। मान लो कि हमारे पास में दो अक्ष हैं, तो इस अक्ष पर जो कण होगा, मान लो ये अक्ष 1 है, ये अक्ष 2 है, इस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण आपको पता है, और इस दूसरी अक्ष पर जो कण होगा उसका जड़त्व आघूर्ण आप ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि समांतर अक्षों की प्रमेय, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में पिंड है कुछ भी शेप का, उसकी देखो यहाँ पर कैसी है, समांतर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि समांतर अक्षों की प्रमेय में जो एक अक्ष होगी वो हमेशा द्रव्यमान केंद्र से ही पास होगी। दोनों में से कोई भी एक अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से ही पास होगी, मतलब एक अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र पर ही होगी। तो यहाँ पर ये अक्ष 1 हो गई है, इसको मान लो x अक्ष, और ये अक्ष हो गई है हमारी y अक्ष। तो किसी अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण I उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली एक अन्य समांतर अक्ष के परिध जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। वह दोनों अक्ष के बीच जो लंबवत दूरी है उसके गुणनफल के योग होता है। अब यहाँ पर ये जो हमारी, देखो ये जो है हमारी x अक्ष जो है वो द्रव्यमान केंद्र से जा रही है, तो इस द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली, भाई ये वाला बिंदु है ना, ये अक्ष प्लेन आपका ऐसा है, बॉडी आपकी ऐसी है ना, जो अक्ष है वो ऐसे अंदर से होती हुई जा रही होगी पूरी ऐसी छेद करके, है ना, आर पार। तो यहाँ पर ये जो अक्ष है वो द्रव्यमान केंद्र से होती हुई पास हो रही है, तो इस अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है उसको मैं ICM से लिख लूं कि द्रव्यमान केंद्र पर इसका जड़त्व आघूर्ण जो है वो
इसका जो जड़त्व आघूर्ण है उसको मैं CM से लिख दूंगी, क्योंकि ये द्रव्यमान केंद्र से होते हुए निकल रही है अक्ष। अब इस अक्ष के समांतर कोई दूसरी अक्ष है जिसको मैं y बोल रही हूं, और इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो कितनी है, r है। ठीक है, तो इस y अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, इस y अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, पिंड के द्रव्य, इस y अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो इस पूरे पिंड के द्रव्यमान और इस पूरे पिंड के द्रव्यमान और किसको, इस अक्ष की समांतर, जो वो वाली अक्ष जो द्रव्यमान केंद्र से होती हुई गुजर रही है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको गुणा कर लो। तो पिंड का द्रव्यमान m है, दोनों अक्ष के बीच में दूरी क्या है, r² है। इसका और इस अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है उन दोनों के योग के बराबर होगा। मतलब अगर आपको IY अक्ष का जड़त्व आघूर्ण निकालना है, इसमें किसी एक का दिया हुआ होगा, है ना, अगर आपको IY अक्ष का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो आपको उस वाली अक्ष का जड़त्व आघूर्ण जो द्रव्यमान केंद्र से होकर के निकल रही है उसका जड़त्व आघूर्ण प्लस उस संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्ष के बीच में जो समांतर दूरी है उसके वर्ग के स्क्वायर से गुणा कर देना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है, जहां m जो है पिंड का द्रव्यमान है और r जो है दोनों अक्ष के बीच लंबवत दूरी है, और इसे हम समांतर अक्षों की प्रमेय भी कहते हैं। अगला नेक्स्ट देखेंगे हम कि यहाँ पर लंबवत अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर। अब देखो आ रहा है ना लंबवत, मतलब एक अक्ष दूसरे अक्ष की क्या होगी, लंबवत होगी, दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण होगा। तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास में कोई 3 अक्ष है, चलो देखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं हम इसकी, है ना, थ्योरी पढ़ लेते हैं हम इसकी, फिर आगे चलेंगे। कि हमारे पास में पिंड है, द्विविमीय के लिए ही मान्य है, मतलब ये 2D के लिए, इसका ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लेंगे कि समांतर अक्षों प्रमेय में ऐसी कौन सी प्रमेय है जो केवल 2D या फिर प्लेनर फिगर, है ना, प्लेनर फिगर जैसे स्क्वायर हो, आयत हो गया हमारा, वर्ग हो गया, वलय हो गया, या फिर चकती हो गई, इन सब के लिए ही मान्य है। प्लेनर फिगर, 2D फिगर द्विविमीय पिंडों के लिए ही मान्य है। इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल, ये समतल पटल हो गया, ये प्लेन फिगर है ना, पेपर क्या हो गया, समतल पटल हो गया, समतल पटल उसके तल में ली गई दो परस्पर लंब रूप अक्षों के परितव जड़ुत आघूर्ण के योग इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाली तथा पटल के तल के लंब अक्ष के परितव जड़ुत आघूर्ण के बराबर होती है। चलो क्या बोला मैम, समझ में नहीं आया, चलो देखते हैं। यहाँ पर मान लो कि हमारे पास में कोई ये 2D द्विविमीय फिगर है। अब इसकी दो अक्ष होगी, एक x अक्ष होगी और एक y अक्ष होगी, 2D फिगर के लिए ही है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी अक्ष के समान, किसी तीसरी अक्ष के समान इसका किसी तीसरी अक्ष का जड़त्व आघूर्ण अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी समतल पटल उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबरूप अक्ष के परित, मतलब x और y तो क्या है, हम दोनों ने एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये वाली एक दूसरे के लंबवत जो है, हमने ये दो अक्ष तो ले ली है। इन दोनों अक्ष का मतलब x अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, Ix, और y अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, Iy हो जाएगा। तो Ix और Iy का जो जोड़ है ना, वो किसके बराबर होगा, वो इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु से निकलने वाली एक तीसरी अक्ष, और ये जो तीसरी अक्ष है ये इन दोनों के लंबवत तो होगी, लेकिन ये इस प्लेन फिगर जो आपका द्विविमीय आकृति है इसके भी लंबवत होगी। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेन फिगर है, जो x और y अक्ष के अंदर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा उसके अंदर हम बताते हैं ना पोजीशन, तो यहाँ पर x अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, y अक्ष का जड़त्व आघूर्ण का जो योग है वो इस द्विविमीय आकृति से निकलने वाली तीसरी अक्ष, और वह तीसरी अक्ष इन दोनों अक्षों के लंबवत भी होगी और इस पूरे के पूरे फिगर के, इस पूरी की पूरी द्विविमीय आकृति के भी लंबवत होगी। उसका जो जड़त्व आघूर्ण है, इस तीसरी अक्ष का जो जड़त्व आघूर्ण है वो इन दोनों अक्षों के जड़त्व आघूर्ण के बराबर ही होगा। ठीक, बस इतना सा याद रखना है कि लंबवत है तो ये वाला सूत्र लगा देना है, और अगर आपका कौन सा वाला है, समांतर अक्षों की प्रमेय है, तो उसके अंदर आपको एक जो अक्ष है वो
द्रव्यमान केंद्र से ही होकर के निकल रही होगी, तो द्रव्यमान केंद्र से होकर के जो अक्ष निकल रही है उसका जड़त्व आघूर्ण, और जो दूसरी अक्ष है उसका द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष निकल रही है उसके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का, उसका वर्ग गुणा उस पूरे पिंड का द्रव्यमान केंद्र। तो ये समांतर के लिए हो गया है और ये लंबवत के लिए हो गया है। दो छोटी छोटी थ्योरम थी, दोनों के फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक जड़त्व आघूर्ण दे दिए जो आपको याद रखना है। वृत्ताकार डिस्क, एक सर्क्यूलर डिस्क जो है उसके व्यास के परित, मतलब उसके डायमीटर के परित जो उसका जड़त्व आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, I बराबर mr² बटा 4। केंद्र से गुजरने वाली व तल से लंबवत अक्ष के लिए, केंद्र से गुजरने वाली मतलब इस तरीके से, इस तरीके से, तो केंद्र से गुजरने वाली और तल के लंबवत प्लेन के, चकती जो है उसके अंदर अगर आप एक डंडा घुसा दोगे तो क्या होगा, वो जो अक्ष है वो उस प्लेनर फिगर के, उस चकती के तो लंबवत है और सेंटर से पास हो रही है, तो उसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास में, I बराबर mr²। व्यास के समांतर स्पर्श रेखा, मतलब इस तरीके से, ये व्यास के समांतर स्पर्श रेखा के परित, तो क्या हो जाएगा, I बराबर mr² बटा 4। ज्यामितीय अक्ष के परित क्या हो जाएगा, I बराबर mr² बटा 2। किसके लिए, सिलेंडर के लिए, एक ठोस बेलन के लिए। बेलन की लंबाई के लंबवत व गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित, बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारी बेलन की लंबाई हो जाएगी। तो बेलन की लंबाई से कोई अक्ष गुजर रही होगी, बेलन की लंबाई के लंबवत व गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली, गुरुत्व केंद्र मतलब यहाँ पर सेंटर से गुजरने वाली जो अक्ष है उसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा आपके पास में, I बराबर ये, अब यहाँ पर जो है ml² बटा 12 प्लस mr² बटा 4 सूत्र है, एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। एक खोखले बेलन के लिए क्या हो जाएगा, I बराबर हाफ m बटा r1² प्लस r2²। बेलन की लंबाई के लंबवत एवं गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परित, तो कितना हो जाएगा, I बराबर 1/4 m इंटू r1² प्लस r2² प्लस ml² बटा 12। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी चीजें जो है वो याद करनी है, आपको इनको दिमाग में रखना है। इसी तरीके से ठोस गोले के लिए हो जाएगा या आपके खोखले गोले के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन जब इस पर आएंगे तो हम उनको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लें, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण है ना, और छड़ के सिरे से गुजरने वाले अक्ष के परित उसका जड़त्व आघूर्ण, तो आपको सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बल आघूर्ण क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि स्थानांतरी गति के अंदर जो भूमिका बल की होती है, घूर्णन गति के अंदर वही भूमिका जो होती है बल आघूर्ण की होती है। तो किसी बल की वह प्रवृत्ति जिसके कारण एक निश्चित बिंदु के परित किसी वस्तु को घुमाने का प्रयास किया जाता है। इस चीज को आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो कि हमारे घर का अगर ये गेट है, इस गेट को अगर हमें खोलना है तो हम क्या करते हैं, हैंडल पर एक बल लगाते हैं। तो जब हम हैंडल पर बल लगा रहे हैं तो ये गेट क्या करता है, अपने अक्ष के परित घूमता है ना, गेट घूमता है ना ऐसे, जैसे ये गेट है तो ये ऐसे घूमेगा। तो इस गेट के ऊपर वह बिंदु जिस पर बल लगाने पर यह जो पूरा का पूरा पिंड है ये क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो वह बलागुण कहलाता है। बलागुण का मान जो है वस्तु पर लगने वाले बल, बलागुण का मान आप कैसे निकालोगे कि आपने वस्तु पर कितना बल लगाया है, और क्या है, वह निश्चित बिंदु, इस बिंदु पर बल लगाया ना, तो इस निश्चित बिंदु की क्रिया रेखा एक्सिस जो है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी जितनी होगी उसकी दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। अब जैसे मान लो आप गेट को यहाँ बल लगा के खोलने की कोशिश करना, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। यहाँ किसी भी पॉइंट पर आप गेट को बल लगा करके खोलने की कोशिश करना, वो आराम से नहीं खुलेगा। मतलब पूरी की पूरी वस्तु को हम घूर्णन गति करा सकते हैं केवल एक बिंदु पर बल लगा करके। तो वो एक बिंदु जहां पर बल लगा करके आपकी जो वस्तु है वो क्रिया रेखा के या फिर अक्ष के परित जो है घूर्णन गति कर रही है, उसे ही हम टॉर्क बोलते हैं या फिर टाउ बोलते हैं। टाउ को निकालने के लिए हम F इंटू आर का इस्तेमाल करते हैं। कोणीय संवेग क्या है, जब कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूम रहा है तो इस अक्ष के परित कणों के रेखीय संवेगों का आघूर्णों का जो योग है उस पिंड के उस अक्ष के परित कोणीय संवेग कहलाता है।
अब यहाँ पर हम इसे बहुत छोटी सी चीज से याद रखेंगे। देखो हमने क्या याद करा है, P बराबर m इंटू वी। किसके लिए याद किया है P बराबर m इंटू वी? हमने P बराबर m इंटू वी हमने किसके लिए याद करा है? रेखीय संवेग के लिए याद किया है। ठीक है, अभी यहाँ पर इस पे इस चीज को आप याद रखना, m इंटू वी को हम क्या बोल रहे हैं? m इंटू वी को हम यहाँ पर रेखीय संवेग बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि मान लो कि कोई हमारी वस्तु है वो घूर्णन गति कर रही है, तो घूर्णन गति करते समय उस वस्तु के सभी कण जो है वो घूम रहे होंगे और वो कोई ना कोई उनके अंदर कोई ना कोई वेग होगा, जिसकी वजह से उनका कोई ना कोई संवेग भी होगा। मान लो हमारा ये कण है, ये कण क्या कर रहा है? mv वेग से गति कर रहा है ना, या m ओमेगा वेग से गति कर रहा है। यहाँ पर मैं स्थानांतरित गति को ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर प्रत्येक कण की, देखो क्या लिखा है, उस अक्ष के परित कणों के रेखीय संवेग की, तो हम रेखीय संवेग ही लेंगे। इस कण का जो रेखीय संवेग होगा वो m1 v1 होगा, इसका m2 v2 होगा, यहाँ पर जो कण मौजूद होगा उसका m3 v3 होगा। तो प्रत्येक कण के रेखीय संवेग को योग कर लो, मतलब सारे कणों का जो जड़त्व आघूर्ण है, सारे कणों का जो रेखीय जड़त्व आघूर्ण है उनको जोड़ लो। उसके अलावा उस पिंड के उस अक्ष के परित कोणीय संवेग कहते हैं। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परित घूम रहा है, जब भी कोई पिंड, अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास में कोई हमारा पिंड है, ये हमारा पिंड है, ये क्या कर रहा है? इस अक्ष के परित घूम रहा है। ये जो पिंड है बहुत सारे कणों से मिलकर के बना होगा। हर कण का जो रेखीय संवेग है वो कितना हो जाएगा? m1 v1, m2 v2, m3 v3। तो इस तरीके से, तो अगर आपको इस कण का अगर कोणीय संवेग निकालना है, कोणीय संवेग यानी कि L निकालना है, तो इस कण की इस अक्ष से दूरी ले लो। इस कण की इस अक्ष से दूरी मान लो r है, इस कण की इस अक्ष से दूरी ले लो और उसको गुणा कर दो आप किससे? इस पिंड के अंदर मौजूद जितने भी कण हैं उन कणों के रेखीय संवेग के योग से आप गुणा कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारे पास में कोणीय संवेग आ जाएगा। r क्रॉस p को हम r p साइन थीटा n कैप भी लिखते हैं। तो यहाँ पर r तो क्या है? उस पिंड की अक्ष से दूरी, और p क्या है? उस पिंड में मौजूद सभी कणों के रेखीय संवेगों का योग। कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में क्या संबंध है? तो कोणीय संवेग हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने अगर स्थानांतरित गति के अंदर में पढ़ती तो F बराबर क्या था? dp बटा dt था। तो यहाँ पर F को हम टॉर्क टाउ लिखते हैं और जो रेखीय संवेग है उसको हम कोणीय संवेग से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में ये संबंध आ जाएगा बस। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी पिंड पर कार्यरत घूर्णन बल उसके कोणीय वेग के संवेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है, और इस घूर्णन गति को हम न्यूटन के गति के विद्यक द्वितीय गति नियम भी कहते हैं। अच्छा, कोणीय वेग संरक्षण का नियम, ठीक है, हमने संवेग संरक्षण का नियम पढ़ा है, तो कोणीय वेग संरक्षण का नियम भी हम पढ़ेंगे। अब हमारे पास में जो नॉर्मल स्थानांतरित गति के लिए अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर बाह्य बल 0 होता है, अगर आप बाहर से कोई भी बल नहीं लगा रहे हो किसी भी निकाय पर, तो उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है? 0 होती है। तो इसी प्रकार अगर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है और आपने बाहर से टाउ नहीं लगाया है, मतलब टाउ 0 है, तो यहाँ पर जो हमारा dl बटा dt मतलब कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब संवेग में परिवर्तन आएगा ही नहीं। सॉरी, यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, हाँ, संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा, संवेग में परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम क्या बोल देंगे कि उस पूरे निकाय का जो संवेग है वो फिक्स रहेगा। इसका क्या मतलब है कि बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव नहीं आ रहा है मतलब क्या? जो हमारा कोणीय संवेग है उस पिंड का वो नियतांक रहेगा, वो फिक्स रहेगा। यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण 0 है, तो निकाय का जो कोणीय संवेग है वह भी संरक्षित रहता है। भाई यहाँ पर dp बटा dt अगर 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा? संवेग में संरक्षण जो है वो नहीं हो रहा है, मतलब जो कुल संवेग है वो क्या रहेगा? नियतांक रहेगा, फिक्स रहेगा। घूर्णन गतिज ऊर्जा, अब घूर्णन गतिज ऊर्जा भाई हमने नॉर्मली क्या पढ़ा है? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहां पर हम m को जड़त्व आघूर्ण से
चेंज कर देंगे और v को ओमेगा से चेंज कर देंगे, तो k बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में i ओमेगा r स्क्वायर। कोणीय वेग है ये और ये जड़त्व आघूर्ण है, पता है हमें। लोटनी गति क्या होती है? जब कोई पिंड अपनी अक्ष के परित घूर्णन के साथ साथ रेखीय गति भी करता है। मतलब कोई कण है, जैसे मान लो कि बॉक्स है, ये अगर इस तरीके से जा रहा है तो ये खसक रहा है सिर्फ, लेकिन मान लो वही अगर मैं यहाँ बॉल रख दूं तो बॉल क्या करेगी? ऐसे गुड़कते गुड़कते जाएगी और ऐसे भी जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? ये रेखीय गति भी कर रही है बॉल। जब ये बॉल ऐसे घूम करके जा रही है तो ये रेखीय गति भी कर रही है और घूमते घूमते ये घूर्णन गति भी कर रही है। तो जब कोई पिंड रेखीय गति व घूर्णी गति एक साथ करता है तो हम कह देते हैं कि वो जो पिंड है हमारा लोटनी गति कर रहा है, जैसे सड़क पर चलता हुआ साइकिल या कार का पहिया। क्षैतिज तल पर लोटनी गति, अगर आप किसी क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर अगर आप क्या कर रहे हो? किसी वस्तु की लोटनी गति करा रहे हो कि कोई द्रव्यमान है, आपके पास में कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है और उस पिंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। तो एक पिंड का रेखीय वेग तो v हो जाएगा और कोणीय वेग कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो जो हमारी वस्तु है वो क्या कर रही है? वो हमारे तल पर रेखीय गति भी कर रही है। तो रेखीय गति करने के कारण उसकी जो गतिज ऊर्जा है कितनी हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और घूर्णी गति करने के कारण उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? हाफ i ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ दो, उस पिंड का टोटल गतिज ऊर्जा आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आदर्श लोटनी गति में जिसमें पहिया फिसलता ना हो, मतलब गोल 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 घूम कर ऐसे फिसल नहीं रहा है। फिसलना मतलब जैसे हम कभी बहुत तेज गाड़ी का ब्रेक लगाते तो गाड़ी स्लिप होते हुए पहिया बिना फिसले आगे जाता है ना, बिना घूमे आगे जाता है, उसको आप फिसलना बोलते हो। तो यहाँ पर आदर्श लोटनी गति हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब पहिया गोल गोल भी घूम रहा है और गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आदर्श लोटनी गति में जिसमें पहिया फिसल नहीं रहा है तो वहां पर v बराबर हमारा r ओमेगा रहेगा, जहां पर r क्या है? हमारे पहिए की त्रिज्या है। मतलब उस पहिए का जो रेखीय संवेग है वो किसके बराबर होगा? पहिए के कोणीय संवेग इंटू उसकी त्रिज्या के बराबर। तो लोटनी गति के लिए उच्चतम बिंदु B पर Vp बराबर 2r ओमेगा होगा, है ना। मैक्सिमम जो वेग है, जो अधिकतम रेखीय वेग है वो यहाँ B पर रहेगा और जो निम्नतम वेग है वो बिंदु A पर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेग है वो अधिकतम रहेगा, यहाँ पर जो वेग है वो न्यूनतम रहेगा और सेंटर के अंदर जो है वो यहाँ पर हमारा रेखीय वेग जो है Vc बराबर r ओमेगा, मतलब पहिए की त्रिज्या इंटू पहिए का घूर्णन वेग, कोणीय वेग। अनंत तल पर लोटनी गति हम क्या कर, रोलिंग मोशन ऑन एन अनंत तल पर लोटनी गति मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन, इस तरीके के प्लेन पर लोटनी गति अगर कोई वस्तु कर रही है तो उसके लिए हम उसका वेग, त्वरण और समय की जो गणना है वो इन सूत्रों द्वारा कर सकते हैं। डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसलिए हम यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर h तो ऊंचाई हो जाएगी तल की, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। k क्या हो जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी और r स्क्वायर जो है हमारा यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा। जब वो कोई वस्तु लटक किसी आनंत तल से गुड़क रही है उस स्थिति में। अगर कोई वस्तु सिर्फ फिसलते हुए आ रही है, लुढ़कना तो मतलब ऐसे सीधी भी आ रही है और गोल गोल भी घूम रही है। अगर फिसलते हुए आ रही है मतलब गुड़क नहीं रही है, सिर्फ ऐसी सीधी आ रही है, तो वेग √2gh हो जाएगा, त्वरण g sin q हो जाएगा और समय जो लगेगा उस वस्तु को नीचे आने में वो कितना हो जाएगा? 1/sin थीटा √2h/g। अगर कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है तो सीधा नीचे आएगा, तो वेग कितना हो जाएगा? √2gh। सिंपल याद कर लो क्योंकि डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। त्वरण तो उसका g होगा क्योंकि ये तो हमने एक विमीय गति के अंदर भी पढ़ी है ये वाली चीज तो। और जो समय लगेगा वस्तु को वो कितना हो जाएगा? √2h/g हो जाएगा। तो इसी के साथ में जो हमारा ये रोटेशनल मोशन वाला या फिर द्रव्यमान केंद्र और घूर्णी गति वाला जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा यहाँ खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों, मिलती हूँ आपसे मैं अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।